हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था क्लास 11th का चैप्टर सेट्स। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th की मैथ्स हमने स्टार्ट कर दी थी एंड चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा सेट्स, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी थी। उसके अलावा हमने इंट्रो के बाद क्या देखा था बच्चा? इंट्रो हमने एक तो देख लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था कि हमें सेट्स की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हमने बात करी। किस तरीके से मैथ्स की अदर ब्रांचेस में सेट्स का यूज़ किया जाता है, सेट्स के कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हमने बात करी। दूसरा चीज़, मैंने आपको डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताए थे जिसके अंदर हमने बात करी थी कलेक्शन के बारे में। हमने देखा था डेली लाइफ के अंदर कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो रिलेटेड है कलेक्शन से, कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हमने बात करी थी, जिसके अंदर कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे जैसे नेचुरल नंबर्स, अदर नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करी थी, होल नंबर्स का हमने एग्जांपल लिया था एंड इससे रिलेटेड हमने और भी एग्जांपल्स लिए थे। तो ये बातें जो हैं हम ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं बच्चा। आज जो है हम कवर करेंगे, आज मेनली हम हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल सेट्स होते क्या हैं, व्हाट इज़ सेट थ्योरी, सेट थ्योरी किसे कहा जाता है, सेट्स का क्या यूज़ होता है, सेट्स होते क्या हैं। अब तक हमने सिर्फ क्या देखा था, इंट्रो के बारे में बात करी थी। आज हम एक्चुअल कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चा यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया है, आपको एक डेफिनेशन दी है एंड डेफिनेशन है क्या सेट्स की, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बहुत ही डिफाइंड जो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, उसी को सेट्स बोला जाता है। देखो, अब ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अगर इसे आम भाषा में अपनी जनरल लैंग्वेज में अगर बात करें तो सेट्स बेटा वो होता है कि जो भी हमने अभी कलेक्शंस के बारे में बात करी थी, एक वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो जो कलेक्शन लिखा गया है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब होता है, इस बात का मतलब समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चा, ठीक है। देखो, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वो है क्या, रिवर्स ऑफ इंडिया। मैंने एक सेट लिया, ठीक, मैंने एक सेट ले लिया, आर मान लिया मैंने, और मैंने कहा इस आर सेट के अंदर मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो नदियाँ बहती हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। मुझे एक ऐसा सेट बनाना है, मुझे आर एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर मुझे क्या लिखना है, रिवर्स लिखनी है। कहाँ की रिवर्स लिखनी है, जो इंडिया में बहती हैं सिर्फ, ठीक है। तो आपको पता है इंडिया में कौन कौन सी रिवर है बच्चा, जैसे गंगा हो गई आपकी, एक यमुना हो गई, ठीक, ये क्या है आपके इंडिया की रिवर्स हैं। और कौन सी हो गई, कृष्णा हो गई। और बताओ बेटा कौन सी रिवर हो जाएगी आपकी, मान लीजिए गोदावरी जो है आपकी एक रिवर हो गई, ठीक है बेटा। तो ये मैंने क्या लिखा, मैंने एक यहाँ पर सेट बना दिया और मैंने उस सेट को बोला आर एक हमारा सेट है जो जिस सेट के अंदर हमने ली है इंडिया में बहने वाली रिवर्स। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 रिवर्स के बारे में बात करी कि गंगा, यमुना, कृष्णा और गोदावरी जो हैं वो रिवर्स ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर अगर बोला जाए तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। जब आपको बोला गया कि बेटा आपको एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर सिर्फ आपको क्या लिखना है, रिवर्स ऑफ इंडिया लिखना है, तो आपको पता है रिवर्स ऑफ इंडिया क्या होती है और जो जो रिवर्स होती है आप उनके नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो वो क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो ये जो हमारी डेफिनेशन कहती है सेट्स के बारे में, वो यही कहती है कि जब हम एक कलेक्शन को लिखते हैं बट वो कलेक्शन एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि उस सेट के अंदर आप क्या लिखने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया है तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इधर मैंने एग्जांपल लिया बेटा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मैंने क्या बोला, मुझे एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर क्या लिखने हो, नेचुरल नंबर्स लिखने हो। तो हमें पता है नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट विद 1। तो ये किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो मैंने एक सेट लिया जिसका नेम लिख दिया मैंने n, एंड उस सेट के अंदर क्या लिखा है मैंने, उसमें मैंने नेचुरल नंबर्स लिख दिए हैं। तो ये क्या लिख रही हूँ मैं, ये नेचुरल नंबर्स लिख रही हूँ ना बच्चा, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। आपको पता है कि जब आपको एक सेट लिखना है नेचुरल नंबर्स का तो उसके अंदर
अंदर आप कौन से नंबर्स लिखोगे, नेचुरल नंबर्स ही तो लिखोगे। क्या इस नेचुरल नंबर्स के आप अंदर ये जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं, जो भी नंबर्स लिखे हैं, क्या इसके अंदर आप -3 भी लिख सकते हो? क्या आप -2 भी लिख सकते हो? नहीं लिख सकते भाई। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमें जो सेट बनाना है वो बनाना ही हमें नेचुरल नंबर्स का है। जब यहाँ पे एक बिल्कुल ही क्लियर तरीके से लिख दिया गया है कि सेट ऐसा बनाइए जिसके अंदर आपको लिखना है नेचुरल नंबर्स को, तो आप सिर्फ नेचुरल नंबर्स को ही तो लिखेंगे। आप -3 या -2 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो इंटीजर्स हो जाएंगे। अगर ये आप इसके अंदर इंटीजर्स लिख देंगे तो ये तो चीज़ गलत हो जाएगी। जब यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है वी हैव टू मेक अ सेट, हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर हमें सिर्फ क्या इंक्लूड करना है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स को ही इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ये कैसा कलेक्शन हुआ बच्चा? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। क्यों हमने इसको वेल डिफाइंड बोला है? हमने इसलिए वेल डिफाइंड बोला है क्योंकि हमें क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमें ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें नेचुरल नंबर्स को ही इंक्लूड करना है। ठीक है बेटा। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं हम सेट के, उससे और क्लियर होगा। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स। मान लीजिए जो सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने लिया है उसमें क्या लिखा जाएगा। जैसे आपको बोला मैंने कि बेटा एक ऐसा सेट लिखिए जो किसका होना चाहिए, जो इंटीजर्स का सेट होना चाहिए। तो आपने बोला कि मैम मैंने एक जेड ले लिया और जेड एक ऐसे सेट लिखा है जिसके अंदर मैं सिर्फ किसको इंक्लूड करूँगी, इंटीजर्स को। आप 100% श्योर हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो सेट बनाया जाएगा उसके अंदर जो लिखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे जाएंगे, आपके इंटीजर्स लिखे जाएंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड हो गया। आपको पता चल गया कि इसके अंदर जो भी लिखना है हमें क्या लिखना है, वो इंटीजर्स को ही लिखना है। तो ये जो कलेक्शन है ये भी कैसा हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, है ना बच्चा। तो जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है आपका, वो सेट कहलाता है। ये क्या है हमारा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है बेटा। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए, 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियन, मतलब कि जो मैथ्स के सबसे फेमस जो पर्सनैलिटीज़ रही हैं, सबसे मोस्ट बोला है इसने। तो मोस्ट के अंदर तो हो सकता है कि मैथ्स, देखो मैथ्स के अंदर अलग अलग चीज़ें आती है। जैसे मैथ्स के अंदर हम अलजेब्रा भी पढ़ते हैं, है ना। मैथ्स के अंदर हम कैलकुलस भी पढ़ते हैं। ठीक, तो मैथमेटिशियंस तो बहुत सारे रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो आप क्या बेस्ट लिख सकते हो, बेस्ट लिख सकते हो कि भाई ये जो 5 है यही बेस्ट है, क्या इन 5 के अलावा कोई बेस्ट नहीं हो सकता? ऐसा तो नहीं है ना। आपने आर्यभट्ट पढ़ा है, ठीक है, हो सकता है कोई इससे भी बेटर जो मैथमेटिशियन है वो रहे हों, है ना। आपके लिए आर्यभट्ट जो है वो एक बेस्ट मैथमेटिशियन है, पर हो सकता है कि जो आपका दोस्त है, जो आपका फ्रेंड है, या आपका कोई जो टीचर है, उनके लिए जो मैथमेटिशियन है वो आर्यभट्ट ना हो कि कोई और भी और इनसे बेटर जिन्होंने मैथ्स के अंदर बहुत अच्छी खोज की हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि आपके लिए जो है वो बेस्ट अलग हो सकता है और जो दूसरा इंसान है उसके लिए बेस्ट जो है वो अलग हो सकता है। तो क्या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया? नो, दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसको आप क्या बोलेंगे, ये नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप इस कलेक्शन के अंदर क्या लिखें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसके अंदर हमें किसका नाम लिखना चाहिए। ठीक है, आपका टीचर जो है वो बता रहे हैं कि कोई और मैथमेटिशियन जो है वो बेस्ट है, आपका जो दोस्त है वो बोल रहे हैं नहीं ये वाला मैथमेटिशियन नहीं, दूसरे वाले जो मैथमेटिशियन है वो बेस्ट है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। और जहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, क्या वो सेट होता है बच्चा? वो सेट नहीं होता है। तो क्या ये एग्जाम्पल होगा सेट का? नो, दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। ये सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा बच्चे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब मैंने यहाँ पे बोला रिवर्स ऑफ इंडिया बेटा, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में कोई भी होगा, चाहे आपका टीचर हो, चाहे आपका दोस्त हो, या फिर आप खुद हो, रिवर्स तो इंडिया की वही रहेंगी ना। टीचर भी आपको वही रिवर्स बताएगा। अगर आप गूगल पे भी देखते हैं तो भी आपको जब इंडिया की रिवर्स देखोगे तो आपको यही रिवर्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास श्योरिटी है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास श्योरिटी है कि भाई जो रिवर्स ऑफ इंडिया जो है वो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
ठीक, जब हमने यहाँ पर देखा नेचुरल नंबर्स का एक कलेक्शन जब हमने लिखा तो ये श्योरिटी है कि भाई यही जो है नेचुरल नंबर्स होते, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आपका जब टीचर आपको पढ़ाएंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो वो यही बताएंगे। नेचुरल नंबर्स के अंदर कोई आपको इरेशनल नंबर नहीं बता सकता ना बच्चे, इरेशनल नंबर आपको नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं पढ़ाए जा सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है जब कलेक्शन कैसा हो, वेल डिफाइंड हो, मतलब कि जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जब कन्फ्यूज़न नहीं होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सेट हो जाएगा। बट जहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगी तो वो हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ इंडिया जो है ये सेट है, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं आया। जब हमने नेचुरल नंबर का सेट के बारे में बात करी तो क्या ये सेट है? हाँ जी, ये भी सेट है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं मिला। क्योंकि जब आपका दोस्त नेचुरल नंबर बताएगा तो वो भी यही आंसर देगा, जब आपके टीचर आपको नेचुरल नंबर बताएंगे तो वो भी यही आंसर देंगे, और जब आप खुद नेचुरल नंबर्स लिखेंगे बच्चे तो भी आप यही नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, जब आप मोस्ट रियोन मैथमेटिशियन, मतलब जो मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपके लिए कोई और फेमस हो सकता है, आपके लिए कोई और बेस्ट हो सकता है, और आपके टीचर के लिए कोई और बेस्ट हो सकता है, आपके दोस्त के लिए कोई और बेस्ट हो सकता है। तो क्या दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेट? नो, ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेट की जो डेफिनेशन है वो साफ साफ कहती है कि जो कलेक्शन होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं होके कैसा है, कंफ्यूजिंग कलेक्शन है। और जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वहाँ पे सेट की डेफिनेशन फिट नहीं हो पाती है, इसलिए वो सेट नहीं कहलाता है बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख के समझते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, बेस्ट 5 प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। हमें क्या लिखने हैं, बेस्ट 5 प्लेयर लिखने हैं। ठीक है, अब बेस्ट 5 प्लेयर में कोई कौन हो सकता है? कोहली लिख दिया मैंने, एक विराट कोहली हो गया। ठीक, सचिन तेंदुलकर जो रहे हैं वो भी एक अच्छे बैट्समैन रहे हैं। ठीक है, गांगुली लिख दिया। ठीक है, बट हो सकता है मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ 3 लिख दिए बैट्समैन। ठीक है, 5 की जगह हमने क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पर 3 कर दिया। यहाँ पर क्या करा है मैंने, 3 कर दिया है। ठीक, ये क्या कर दिया मैंने, ये 3 कर दिया है। बेस्ट कितने प्लेयर्स लिख लिए मैंने, 3 प्लेयर्स लिख लिए। बट ये जो है ये अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो है ये बैट्समैन जो हैं ये प्लेयर अच्छे हैं। ठीक है, हो सकता है जब आपका टीचर या आपके जो दोस्त हैं उनके लिए कोहली ना हो के जो सुरेश रैना है वो अच्छे हो सकते हैं, बेस्ट प्लेयर है ना। और हो सकता है उनके लिए क्या हो सकते हैं, उनके लिए इरफान पठान जो हैं वो एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, है ना। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया अगेन कि बेस्ट जो है वो आपके लिए अलग है, आपके टीचर के लिए अलग है, आपके दोस्त के लिए अलग है। ठीक है, चलो एक कन्फ्यूज़न तो इस तरीके से क्रिएट हो गया। दूसरा कन्फ्यूज़न इस तरीके से क्रिएट हो गया कि बेस्ट प्लेयर क्या हमेशा बैट्समैन होगा? किस पैरामीटर पे आप उसको बेस्ट बोल रहे हैं, कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं या फिर वो बॉलिंग अच्छी करते हैं? ऐसा कुछ इसके अंदर लिखा है? नहीं लिखा हुआ। क्या वो ऑलराउंडर है कि वो बैट और बॉल दोनों ही अच्छी करते हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। जब ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया। कैसे कन्फ्यूज़न हुआ कि जो आप 5 बेस्ट प्लेयर बता रहे हैं वो बेस्ट प्लेयर आपके किस बेसिस पर हैं? बैटिंग के बेसिस पर हैं, बॉलिंग के बेसिस पर है, किसके बेसिस पर है? देखिए, तो यहाँ पर जब बोला बेस्ट 5 प्लेयर्स बताने हैं, बेस्ट 5 या बेस्ट 3 प्लेयर्स अगर आपको बताने हैं बच्चे, तो इसमें ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि आपको बेस्ट 3 बैट्समैन ही बताने हैं, ऐसा लिखा है? ऐसा क्या इस एग्जाम्पल में लिखा है? नहीं लिखा हुआ। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो बॉलर है उसी का बताना है, कि जो बेस्ट बॉलर है वो बताना है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है। और जहाँ पर भी बच्चे कन्फ्यूज़न होता है किसी भी सेट को डिफ़ाइन करने में, जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है वो सेट की डेफिनेशन में फ़िट नहीं होता है। तो क्या ये सेट होगा? नहीं, ये सेट नहीं होगा। ठीक है,
चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर। इधर क्या बोला है, बेस्ट 2 स्टूडेंट इन क्लास 11th। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपको ऐसे 2 स्टूडेंट्स बताने हैं जो क्या है क्लास 11th में बेस्ट है। क्या यहाँ पर इन्होंने बताया है कि स्टडीज़ में अगर उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, अगर वो एकेडमिक्स में अच्छा है तो आप उसको बेस्ट बोलेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में भी तो अच्छा हो सकता है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है। कोई बच्चा जो है वो क्राफ्ट्स के अंदर अच्छा हो सकता है, ठीक, आर्ट एंड क्राफ्ट्स में अच्छा हो सकता है। बट क्या इस एग्जांपल में ऐसा कुछ मेंशन है? इसने जस्ट क्या बोल दिया है कि बेस्ट 2 स्टूडेंट बता दीजिए। अब कोई होगा, जैसे मान लीजिए आपने बेस्ट 2 स्टूडेंट बताए, राम और श्याम आपने बता दिए, बट आपने ये जो बताए हैं बेस्ट स्टूडेंट्स, आपने उसके एकेडमिक्स रिकॉर्ड देख के बता दिए, ठीक है। मान लीजिए आपका एक और कोई दोस्त है, उसने स्पोर्ट्स के बेसिस पर कि वो एकेडमिक्स में जो बच्चा है वो तो इतना अच्छा नहीं है बट वो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उसने क्या बताया कि प्रिया एंड क्या है यहाँ पे राहुल, ये 2 बच्चे जो हैं वो बेस्ट है आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर एक बच्चे से अगर आप पूछेंगे या किसी से भी पूछेंगे तो वो बेस्ट जो बताएगा वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा, क्योंकि क्राइटेरिया वो कुछ भी रख सकता है। वो एकेडमिक्स का क्राइटेरिया रख सकता है, स्पोर्ट्स का रख सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का रख सकता है, बट ऐसा तो यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। तो आप कैसे बोलेंगे कि भाई राम और श्याम ही बेस्ट स्टूडेंट है और प्रिया और राहुल बेस्ट स्टूडेंट नहीं है? तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कन्फ्यूज़न हो गया। अगेन इसके अंदर हमारा क्या हो गया बच्चा, कन्फ्यूज़न हो गया। और जब यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ गया तो ये सेट जो होगा क्या वेल डिफाइंड सेट होगा? नो, दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। जब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन या वेल डिफाइंड कलेक्शन बच्चा, है ना, दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है तो वो क्या सेट कहलाता है? नहीं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेट नहीं होगा हमारा, ठीक है बच्चा। उसके बाद इन्होंने बोला बेस्ट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र। अगेन वही चीज़ आ गई कि आप बेस्ट कैसे बता सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने जो बुक लिखी हुई हैं वो अलग अलग उसके ऊपर लिखी हुई हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखी हुई हैं। आप जब बताओगे तो कुछ अलग बुक्स बताओगे, आपका जो दोस्त होगा वो कुछ अलग बताएगा। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि क्राइटेरिया क्लियर नहीं है। यहाँ पे पता नहीं है किस पैरामीटर पे आप बेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर सेम क्राइटेरिया के ऊपर भी अगर देखा जाए, बेस्ट एक पैरामीटर अगर डिसाइड कर भी दिया जाता है तो 2 लोगों की अलग सोच होती है। उस पैरामीटर पे हो सकता है किसी को कोई बुक अच्छी लगे और किसी दूसरे इंसान को कोई दूसरी बुक अच्छी लग जाए। तो उसे बेस्ट जब बोलना है तो उसके लिए हर एक इंसान के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं बेस्ट चुनने के, और उसी चुनाव के अकॉर्डिंग वो अपना आंसर देगा। तो आंसर क्या होगा, हमेशा डिफरेंट होगा। तो अगेन क्या हो जाएगा, ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, और जहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है वो सेट नहीं होता है बच्चा। तो ये जो होगा ये भी सेट आपका नहीं होगा, ठीक है बेटा, ये सेट नहीं होगा। और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके अंदर। मान लीजिए ये क्या दिया हुआ है इन्होंने, सेट आर डिनोट। अच्छा, यहाँ पर देखो हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे बच्चे, ठीक। ये देखे एक बार, देखो ज़रा सेट किसे बोला जाता है और सेट किसे नहीं बोला जाता। अगेन एक बार रिपीट करते हैं हम। सेट्स जो होते हैं वो एक कलेक्शन होते हैं, बट कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है बच्चा। जैसे फॉर एन एग्जांपल रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जो रिवर्स है वो आपके लिए भी सेम रहेंगी, आपके टीचर के लिए भी सेम रहेंगी, आपके दोस्त के लिए भी सेम रहेगी। तो यहाँ पर ये जो कलेक्शन बना है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया जो है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेट्स, ये सेट्स होगा, ठीक। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से ही स्टार्ट होंगे एंड इन्फिनिटी तक चलते हैं, लास्ट तक चलते चले जाते हैं। और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो आपके लिए भी सेम रहेंगे, आपके टीचर के लिए भी सेम रहेंगे और आपके दोस्त के लिए भी सेम रहेंगे। इट मीन्स ये जो कलेक्शन है ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इस कलेक्शन के अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। तो दिस इज़ एन आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेट्स, ये भी हमारा सेट्स का एग्जाम्पल होगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखा हमने सेट ऑफ इंटीजर्स, हमने किसके बारे में बात करी, इंटीजर्स जो होते हैं उस सेट के बारे में बात करी। तो इंटीजर्स जो होते हैं इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो सारे नंबर्स आते हैं।
और ये जो इंटीजर्स होते हैं ये सेम होंगे आपके लिए भी, आपके टीचर के लिए भी और आपके दोस्त के लिए भी। तो ये जो कलेक्शन कहलाता है ये भी कैसा कहलाएगा, वेल नोन कलेक्शन कहलाएगा, वेल डिफाइंड कहलाएगा। एक्चुअली नॉट वेल नोन, इसे हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, आपका सेट का एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है बच्चा। उसके बाद क्या लिखा है, फोर्थ एग्जाम्पल जो है ये कहता है 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, आपके लिए बेस्ट कुछ अलग होगा, आपके टीचर के लिए, आपके दोस्त के लिए बेस्ट अलग होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए क्या ये सेट होगा, नहीं, ये सेट नहीं होगा। ऐसे ही बेस्ट 5 प्लेयर्स जो होंगे ये भी सबकी राय में सबके लिए अलग अलग होंगे, तो ये भी आपका सेट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखें, अगर यहाँ पे जब बेस्ट स्टूडेंट के बारे में बात करी है तो बेस्ट स्टूडेंट किस पैरामीटर के ऊपर आपने लिया है, एकेडमिक्स में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, किस में वो बेस्ट है, तो वो भी कंफ्यूजिंग है। तो ये अगेन कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो वेल डिफाइंड ना होने की वजह से ये सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। ऐसे ही बेस्ट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद लिखा हुआ है, ये भी आपका सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेस्ट लिखा हुआ है और हर इंसान के लिए बेस्ट जो है वो अलग हो सकता है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी क्या, कि जहाँ पर ये वाली आपको दिखाई टर्म्स दिखाई दे, जैसे मोस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, ठीक, और क्या हो सकता है, बेस्ट हो गया, यहाँ पर भी ये बेस्ट है, जहाँ पे ये बेस्ट है। तो जहाँ पर आपको इस तरीके से टर्म्स दिखाई दे जाए, बेस्ट, मोस्ट, वो मैक्सिमम टाइम्स क्या होते हैं, दे आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेट्स, वो कभी सेट्स नहीं होते। मोस्टली ऐसा होता है बच्चा। ठीक है। मोस्टली जो है हमने ये चीज़ देखी है कि जहाँ पर जिस एग्जाम्पल में बेस्ट के बारे में बात करी जाए वो सेट का एग्जाम्पल नहीं होता है। ठीक है। हो भी सकता है इन केस, लेकिन 99% वो सेट का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक, वो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, जो 1% है कि वो सेट है या नहीं है। ठीक है बच्चा। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए हमने अब जो सेट्स पढ़े उसके बारे में हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। अब वो क्या बातें हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं बच्चा। ठीक है। वो देखिए, जब भी हम कोई सेट लिखते हैं, तो जब उस सेट को नेम दिया जाता है तो वो नेम हमेशा कैपिटल लेटर में दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है, कैपिटल लेटर में। मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा ए, ठीक है। सेट को लिखने का तरीका बेटा ये होता है, जैसे मान लीजिए ए के अंदर मैंने नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5, मैंने ये 5 नंबर्स लिख दिए और यहाँ पे ये क्या कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, एक सेट लिख दिया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, जो सेट होता है, हम यदि कोई भी सेट लिखते हैं तो उस सेट को लिखते टाइम हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी हम किसी सेट को डिनोट करेंगे तो हम उसे हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। मतलब कि आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल लेटर बोले तो क्या होता है भाई, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये कैसा होना चाहिए, ये हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए आपका। ठीक, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, ए इक्वल्स टू, ब्रैकेट में मैंने 5 नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5 एंड ब्रैकेट को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है। तो ये क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा है। ठीक, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करती, मैंने सेट, इसी सेट को अगर इस तरीके से लिख दिया होता, मैंने बोला कि भाई हमारा एक ए सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हैं, तो क्या ये जो रिप्रेजेंट करा है, रिप्रेजेंटेशन सही है, ये नहीं बच्चा, ये रिप्रेजेंटेशन आपकी सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमें सेट को डिनोट करना होता है तो हमेशा कैसा होना चाहिए, आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो ये छोटा ए, स्मॉल ए ना हो के यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ पे बड़ा ए लिख सकते थे। बड़ा ए ना लिख के हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पे बड़ा जेड भी लिख सकते थे, हम बड़ा यहाँ पे क्या लिख सकते थे, एक्स भी लिख सकते थे। बट जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए, हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई आपको। चलो, उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, उसके बाद इन्होंने बोला है सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स मेंबर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट मेंबर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। देखो, इसमें 2 बातें कही गई हैं। पहली बात, जो सेट के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर,
ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसी ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, एलिमेंट। इसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स क्या हैं सेट ए के, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो ये जो अंदर हम लिखते हैं इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बच्चे, इसी को हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है इसको, हमेशा मेंबर्स भी बोला जाता है। और इन्होंने बोला है कि ये जो ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर्स होते हैं ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ तो नंबर्स हो गया, मान लीजिए मैंने एक और सेट यहाँ पर लिख दिया Z, मैंने एक सेट लिख दिया जिसके अंदर मैंने जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो मैंने ABCD लिख दी। मैंने क्या लिखा बेटा, ये ABCDF तक लिख दिया, ठीक। तो क्या ये जो मैंने सेट रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, जो मैंने यहाँ पे सेट लिखा है, क्या ये सही है, नहीं बच्चा, ये सही नहीं है। ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि जब भी एक सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखे जाते। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स, मेंबर्स या ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखे जाते। वो हमेशा कैसे लिखते हैं, हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखे जाते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। अब अगर मैंने इस सेट को पहले जैसे लिखा था ये कैपिटल लेटर वाला, इसको अगर मैं हटा देती हूँ और मैंने जो ये सेट लिखा है नीचे स्मॉल लेटर्स के अंदर अगर इस तरीके से लिखती हूँ तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सही। क्यों, क्योंकि ये जो हमने लिखे हैं ये कैसे लिखे हैं, हमने स्मॉल लेटर्स लिखे हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं और जो नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है बच्चा। उसके बाद देखो यहाँ पे यही पॉइंट बताया गया है क्या, कि जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, ये तीनों जो हैं वो एक ही हैं, दे आर सिनोनिमस टर्म्स, ठीक है। तीनों क्या है बच्चा, एक ही है। इसको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, मेंबर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो तो ज़रा मैं कंक्लूड करूँ अगर इस चीज़ को, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने मान लीजिए एक सेट लिखा U, जिसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, वोवल्स लिख दिए। क्या लिख दिया बच्चे, मैंने वोवल्स लिख दिए। वोवल्स क्या होते हैं, AEIOU, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, वोवल्स हो जाएंगे, ठीक। तो जो इसका नेम होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है। और जो इस सेट के अंदर ये जो होता है इसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम इसको हम बोल सकते हैं मेंबर्स, ठीक है बच्चे। ये क्या है, ये सेट के एलिमेंट्स भी हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हैं और मेंबर्स भी हैं, ठीक। और ये जो होते हैं एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स, ये हमेशा किस में लिखे जाते हैं, ये हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक बच्चे। ये तीनों पॉइंट्स हमने इस एग्जाम्पल के अंदर रिवाइज कर लिए। क्या बताया मैंने, जो नेम होगा हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। उस सेट के अंदर यहाँ पर जो भी लिखा जाता है उसको एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स भी कहते हैं। और एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स जो होते हैं हमेशा किस में लिखे जाते हैं, हमारे स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने एग्जाम्पल 1 दिया है, ठीक। इसके अंदर हमें क्या देखना है, हम उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक सेट जिसका नेम क्या है बच्चा, जिसका नेम है A, जिसका नेम क्या है A, जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। एंड इसी के अंदर जो ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, क्या एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए ये बात कंफर्म होगी कि भाई ये क्या हो गया, आपका कैपिटल लेटर हो गया, ठीक। अंदर जो है नंबर्स लिखे हैं तो स्मॉल एंड कैपिटल का तो इशू जो था वो ख़त्म हो गया। बट हमें पता है कि ये जो लिखे हुए हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और क्या कहते हैं बच्चा, अब क्या बताया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं इसी चीज़ को हम। एंड ऑब्जेक्ट के अलावा हम इनको मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद एक बात समझो, यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। देखो बच्चा, ये जो एक सिंबल होता है, इस सिंबल को बोला जाता है एप्सिलॉन। क्या बोला जाता है, इस सिंबल को एप्सिलॉन बोला जाता है। ये जो है आपका एक ग्रीक सिंबल है,
ये कैसा सिंबल है बच्चे? ये ग्रीक सिंबल है, ठीक। ग्रीक सिंबल को हमने मैथ्स के अंदर यूज़ किया है और इसका नेम जो होता है वो होता है एप्सिलॉन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जो एप्सिलॉन जो होता है, दिस सिंबल इज़ यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स। मैंने क्या बोला? ये जो सिंबल है ये यूज़ किया जाता है एलिमेंट्स के लिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेट के अंदर यहाँ पर लिखे जाते हैं राइट साइड में, उसी को एलिमेंट्स बोला जाता है। एंड ये जो सिंबल है वो एलिमेंट्स के लिए ही क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात आगे समझ में। चलो उसके बाद देखते हैं। देखो एप्सिलॉन का मतलब जो होता है, अगर इसकी मीनिंग के बारे में बात करूँ तो मीनिंग जो होता है इसका होता है मीनिंग बेटा, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या बोला जाता है? बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू बोला जाता है। पहला मीनिंग ये हो गया इसका। एंड दूसरा जो होता है इसको कंटेन्ड भी बोलते हैं, कहीं पर इसको हम जो है कंटेन्ड भी बोलते हैं। चलो आप इसको छोड़ो, यहाँ पे कंटेंट को छोड़ो। मैंने क्या बताया कि एप्सिलॉन जो होता है इसका मीनिंग होता है भाई बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या बोला जाता है? इसका मीनिंग होता है आपका बिलोंग्स टू। अब देखो बिलोंग्स टू का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ अब ये चीज़ हमारी जो है वो समझने वाली है। देखो ये कहता है कि यदि कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर होगा तो हम यूज़ करेंगे बिलोंग्स और एप्सिलॉन का साइन। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये एक सेट दिया है मैंने, यहाँ पर देखो ज़रा, ये देखो ये मैंने एक सेट दिया हुआ है आपको ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स आपके 1 2 3 4 5 हैं, ठीक। अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 5, ये बताओ कि 5 जो है वो ए के अंदर है, आपको दिखाई दे रहा है 5? हाँ जी मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या बोलूँगी? 5 जो है वो बिलोंग करता है ए से, मतलब कि 5 जो एलिमेंट है वो किसके अंदर है? ए के अंदर है। एप्सिलॉन जो होता है, दिस सिंबल इज़ यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स। आप याद रखिएगा ये जो सिंबल है एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और 5 अगर इस सेट के अंदर है तो क्या करेंगे? आप एप्सिलॉन लगा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ क्या -3, क्या -3 जो है वो बिलोंग करता है ए से। अब देखो क्या -3 आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस सेट के अंदर, आपको +3 तो दिखाई दे रहा है बट -3 नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या -3 बिलोंग करेगा सेट ए से? नहीं बिलोंग करेगा। जब कोई भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, मतलब कि जब कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं होता है तो इस एप्सिलॉन साइन को हम काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं। अब ये बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या 1 सेट ए के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे हाँ जी मैम 1 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है 1 ये रहा। तो 1 क्या इस ए सेट से बिलोंग करता है? हाँ जी करता है। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर? मैं यहाँ पर लिखूँगी कि 1 जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे? ए से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है? 1 बिलोंग टू ए। 1 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये बात हो गई, ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक। दूसरी चीज़ अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 5 जो है वो बिलोंग करता है ए में, 5 बिलोंग करता है ए में, इसका मतलब ये होता है कि 5 जो है वो सेट ए के अंदर है। तो हाँ जी है, 5 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ यस 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे, बिलोंग कर रहा है किससे? सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है। ए क्या है? हमारा सेट है, सेट ए से जो है वो बिलोंग करता है। अगर मैंने पूछा कि क्या 0 जो है वो सेट ए के अंदर है, ये बताओ 0 आपको सेट ए के अंदर दिखाई दे रहा है? इस एलिमेंट्स में कहीं 0 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो क्या 0 ए से बिलोंग करेगा? तो मैं यहाँ पे जो एप्सिलॉन का साइन काट दूंगी। क्यों? क्योंकि भाई ये जब इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, जब उस सेट के एलिमेंट्स में 0 है ही नहीं, इट मीन्स 0 जो है डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, वो सेट ए से बिलोंग कर ही नहीं रहा है ना। ये बात आगे समझ में। तो कहने का मतलब ये है बच्चा यहाँ पर कि जब कोई एलिमेंट आपको उस सेट के अंदर दिखाई देता है तो आप लगा देंगे एप्सिलॉन का साइन, और जब वो एलिमेंट आपको उस सेट के अंदर दिखाई नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? इस एप्सिलॉन को बीच में से काट देंगे, ठीक। जिस तरीके से 0 यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने क्या करा? 0 के सामने जो एप्सिलॉन का साइन लगाया उसको काट दिया मैंने। 0 मुझे इसमें लिखा हुआ कहीं नहीं दिखाई दिया। जैसे मैंने बोला क्या 6 जो
है वो ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है, आप चेक करिए जो ए के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसके अंदर आपको कहीं 6 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको 6 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। जब 6 नहीं दिखाई दे रहा तो वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या होता है, 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 6 जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन का मतलब मैंने आपको बता दिया। जो एप्सिलॉन होता है, दिस सिंबल इज़ यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जब एलिमेंट होगा तो आप बीच में लगा दीजिए, और जब एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो आप इस सिंबल को बीच में से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मेरे को एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर क्या लिखने हैं, मुझे वॉवल्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो वॉवल्स होते हैं। तो मैंने क्या करा, एक सेट लिया, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा क्योंकि नेम है। V इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मुझे एलिमेंट्स लिखने हैं और मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए ई, चलो वो तो होता ही आगे हो गया, AEIOU। ये जो है ये क्या है बेटा, ये सारे आपके वॉवल्स हो गए। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि एप्सिलॉन लगेगा या एप्सिलॉन को काट के लगाएंगे। अब ये बताओ मुझे सबसे पहले कि जो B है, आपको इस जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं आपको यहाँ पे कहीं B दिखाई दे रहा है? आप देखो ये A है, ये E है, ये I है, O है और ये U है। B तो यहाँ पर हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो इट मीन्स B डज़ नॉट बिलोंग टू V। जो सेट V है उसमें B बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख देती कि मुझे ये बताओ कि क्या A जो है वो बिलोंग करता है V से, सेट V से, तो हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है A लिखा हुआ, तो यस, तो मैं क्या बोलूँगी, A जो है वो V से बिलोंग करता है। और यदि मैं यहाँ पर बोल दूँ कि Z जो है क्या वो बिलोंग कर रहा है V से, आपको यहाँ पे कहीं Z लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब मुझे Z V के एलिमेंट्स में नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन्स जो Z है वो V से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको एक ये बात भी बताई थी कि ये जो एप्सिलॉन होता है, दिस सिंबल इज़ यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स। ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम? एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो एप्सिलॉन से पहले जो भी लिखा होगा वो क्या होगा भाई, वो एलिमेंट ही होगा। वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। एंड वो एलिमेंट आपको पूरा का पूरा यहाँ पे अगर दिखाई देगा तो आप एप्सिलॉन यूज़ कर देंगे। अगर वो एलिमेंट आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा, जैसे यहाँ पर ये Z दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन अ सेट P ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। इसमें क्या है, एक ऐसा सेट हमें लिखना है, क्या लिखना है, P हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, किसके, 30 के प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो बच्चा ये बताओ कि 30 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम? इसको निकालने के लिए आपको याद होगा हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे। तो 2 से मैंने डिवाइड करा तो क्या आया, यहाँ पे 2 से करा तो ये आ गया हमारा 15। ठीक है, फिर मैंने 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया आपका 5, और यहाँ पे मैंने जब 5 से डिवाइड करा तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 जब आता है तो हम एलसीएम को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर का सेट बना किसका, 30 जो हमने नंबर लिया था, इसके जब मैं प्राइम फैक्टर लिखूँगी तो मुझे यहाँ पर 3 एलिमेंट मिले। कौन कौन से एलिमेंट मिले, 2, 3 और 5 मुझे एलिमेंट मिले। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट मिले। जो एलिमेंट्स कौन कौन से थे, 2 था, 3 था और 5 था। ठीक, अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो 3 है, मैंने आपसे पूछा भाई कि 3 क्या P से बिलोंग करता है? मैंने पूछा कि 3 क्या P सेट से बिलोंग करता है? तो इसका मतलब मुझे 3 एक एलिमेंट ढूंढना होगा इसके अंदर। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो P के एलिमेंट्स है उसमें 3 तो है भाई। जब 3 उसमें बिलोंग कर रहा है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है P सेट से, तो P सेट से 0 कब बिलोंग करेगा, जब P सेट के जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पर आपको 0 मिलेगा, तभी तो वो बिलोंग करेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो भाई 2 है, 3 है और 5 है, 0 तो है ही नहीं। तो 0 क्या इसमें बिलोंग करेगा? नहीं जी, 0 जो है वो P से बिलोंग नहीं करेगा। अगेन मैंने बोला कि क्या जो 20 है वो बिलोंग कर रहा है P से, तो मैं क्या बोलूँगी, नहीं,
20 जो है वो पी से बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर से 2 है, 3 है और 5 है। पी के एलिमेंट्स में 20 जो है वो है ही नहीं पी के एलिमेंट्स में। जो पी के एलिमेंट्स में नहीं होगा वो डज़ नॉट बिलोंग कर देंगे और जो पी के एलिमेंट्स में होगा वो बिलोंग हो जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। चलिए, उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जब हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म जिसको टैब्यूलर फॉर्म भी कहते हैं और एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चा, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हम देखेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में with our topic representation of sets. Till then, take care of yourself. Thank you so much.